प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहना था हमारे एक्स ज्यूरिस्ट एन पालकी वाला का, और ऐसा ही कुछ मानना है हमारे एग्जामिनेशन का। हमारे जितने भी एग्जामिनेशन है, स्टेट एग्जामिनेशन हो, आईएएस हो, बीपीएससी हो, या कोई भी अन्य यूपीपीसीएस या एनी अदर, उस सब में से प्रियम्बल का कोई ना कोई एक क्वेश्चन आना लगभग तय होता है। पीएससी का जो 2024 में आया था, और 2021 में आईएएस के प्रीलिम्स में भी एक प्रियम्बल का क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन कुछ वर्ड ट्विस्ट किए गए हैं। अगर आपको इसका सॉल्यूशन पता है, आंसर पता है, तो आप कमेंट सेक्शन पे लिखिए। अदरवाइज हम अपने प्रियम्बल को आज डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल बीपीएससी इंक सिटी। टॉपिक्स जो आज हम कवर करने वाले हैं वो है व्हाट इज प्रियम्बल और इट्स फीचर्स, मेकिंग ऑफ प्रियम्बल, मीनिंग ऑफ डिफरेंट टर्म्स, कैन इट बी अमेंडेड एंड हाउ टू रिमेंबर इट। जो लास्ट टॉपिक हाउ टू रिमेंबर इट, ये मैंने वीडियो डाल रखा है, आपको एंड स्क्रीन पे इसकी वीडियो लगी मिलेगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रियम्बल, जिसे हिंदी में प्रस्तावना भी कहते हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्शन है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक समरी पार्ट है वो कहलाएगा प्रस्तावना। अगर हम अपने जो संविधान है, जो बुक है, उसको पहला पन्ना देखते हैं, इसे पलटेंगे तो पहला पन्ना में जो मिलेगा वो है प्रियम्बल। अगर हिंदी वाली पलटते हैं तो आपको क्या मिलेगा? हिंदी का प्रस्तावना। तो हमारे जो प्रियम्बल है, अगर इसे देखें तो कुछ की टर्म्स हाईलाइटेड हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी। फिर एक डेट हाईलाइटेड है 26 नवंबर 1949। तो इसलिए हमारे जो पूरे प्रियम्बल में कुल 4 की पॉइंट है। पहला है सोर्स ऑफ अथॉरिटी, यानी इस कॉन्स्टिट्यूशन को ऑथोराइज कौन करता है। इसे ऑथोराइज करते हैं हम और आप जैसे भारतीय, हम लोग, यानी हम भारत के लोग। जो पहली लाइन है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी आर ऑथोराइजिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन। 1946 में इलेक्शन होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। हम लोग जो इंडियन सिटीजन हैं, हम लोग इलेक्ट करते हैं, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन होता है और वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। इसलिए इनडायरेक्टली अथॉरिटी जो है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, वो हम भारत के लोग ही हैं, वी पीपल ऑफ इंडिया। सेकेंड पॉइंट जो प्रियम्बल में लिखा गया है वो है इंडिया का नेचर क्या है, हमारा भारत कैसा है, उसके क्या गुण हैं। तो उसके कुल 5 गुण हैं। वो है सॉवरेन, यानी संप्रभु। दूसरा है सोशलिस्ट, यानी समाजवादी। तीसरा है सेकुलर, यानी पंथ निरपेक्ष। और 2 लास्ट में है डेमोक्रेटिक, एंड यहाँ से कर देते हैं रिपब्लिक। तो ये 4 इंडिया का नेचर बताया गया है। आगे बढ़ते, एम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गोल क्या है, हम अपने सिटीजन को क्या क्या एश्योर कराना चाहते हैं। तो जो 4 गोल बताया गया है वो है जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी। यानी कि जस्टिस यानी न्याय, फिर स्वतंत्रता, समता, बंधुता। ये सारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के गोल हैं। और लास्टली में आता है डेट ऑफ अडॉप्शन, यानी किस तारीख को हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुई थी। वो है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया जाता है और उसे फुल्ली अडॉप्ट किया जाता है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी, जिस दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक है, सेकेंड टॉपिक में मूव करते हैं, मेकिंग ऑफ प्रियम्बल। हमारा जो प्रियम्बल बना था उसका जो ड्राफ्ट है वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहलाता है। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने पास किया? वो है पंडित
जवाहरलाल नेहरू हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है गोल और रिजोल्यूशन मतलब संकल्प। जैसे हम लोग न्यू ईयर रिजोल्यूशन लेते हैं ना कि इस साल को हम क्या क्या करेंगे और क्या कैसे एफर्ट डालेंगे, उसी तरीके से हमने भी अपने भारत को लेकर उसकी आकांक्षाओं को लिखा था। जैसे जो ड्राफ्ट है उसको कहेंगे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, और उसे पास किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 2 डेट याद कीजिएगा, 13 दिसंबर 1946 इस दिन को मूव किया गया है, यानी इस दिन को रिजोल्यूशन लाया गया। और अडॉप्ट कब किया गया? 22 जनवरी 1947, नेक्स्ट ईयर हाँ, इसे अडॉप्ट कर लिया गया था। यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एक ड्राफ्ट है, यानी मेन सोर्स जिस पे हमारा प्रियम्बल बना। और अगर कहेगा कि प्रियम्बल का जो इंस्पिरेशन है वो कहाँ से हमें मिला, तो वो मिला है हमें यूएसए से, अमेरिका से। देखिए डोनाल्ड ट्रंप कितने खुश हैं। प्रियम्बल का जो इंस्पिरेशन है, यानी जो सोर्स है, हम लोग कहाँ से इसे इंस्पायर होकर लिखे हैं, वो है अमेरिका। और जो ड्राफ्ट है, यानी जो मसौदा तैयार किया गया है, वो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से। ठीक। अच्छा, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में सेम ही बात है, क्योंकि वो ड्राफ्ट था तो सेम ही बात लिखा गया होगा। देखिए उसमें भी बात होगा सॉवरेन, रिपब्लिक, इंडिपेंडेंट, ये बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, मीनिंग ऑफ डिफरेंट टर्म्स। जैसे कि हमारे जो प्रियम्बल में बहुत सारे की टर्म्स दिए हैं, उस टर्म्स का हम लोग मतलब समझेंगे तो बेहतर होगा उसे याद करने में। पहला है सॉवरेन, संप्रभु। सॉवरेन क्या होता है? जो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। और जैसे कि हम लोग अपने डिसीजन खुद ले पाते हैं, नहीं ले पाते ना, कुछ डिसीजन है जो हमारे जो एल्डर्स हैं वो लेते हैं, इसलिए हम लोग तो सॉवरेन नहीं है। यानी सॉवरेन वही है जो अपने आंतरिक और बाहरी दोनों मामलों में डिसीजन खुद ले पाता है। इसलिए इंडिया जो है सॉवरेन स्टेट कहलाता है। अगर कोई कहेगा कि ताइवान वो सॉवरेन है क्या? नहीं, ताइवान सॉवरेन नहीं है, क्योंकि उस पर जो कंट्रोल है चाइना का है। इसलिए ताइवान इज नॉट सॉवरेन, बट इंडिया इज अ सॉवरेन स्टेट। सेकंड है सोशलिस्ट, समाजवादी। समाजवादी होता है क्लासलेस सोसाइटी, मतलब जिसमें क्लास नहीं हो, सब सेम क्लास के हो, सब अगर मतलब इक्वालिटी की बात करता है उसमें, वो होता है सोशलिस्ट समाजवादी। नेक्स्ट है सेकुलर, यानी पंथ निरपेक्ष। अच्छा, धर्म अलग होता है और पंथ अलग होता है। धर्म जो मेन धर्म सुना है हमने, मतलब और भी धर्म होते हैं ऐसे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन उनके भी जब डिफरेंट सेक्ट, डिफरेंट फर्दर डिवीजन होता है तो उसे कहते हैं पंथ। जैसे कि हिंदुइज्म में है, हिंदुइज्म से निकला है बुद्ध और सिख, और बाद में बुद्ध से भी हीनयान, महायान, थेरावाद, ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं पंथ। तो इंडिया में डिफरेंट पंथ है। और सेकुलरिज्म का मतलब है कि भाई जितने भी पंथ हैं उनके कार्य में हम हस्तक्षेप नहीं डालेंगे। कब तक नहीं डालेंगे? जब तक कि कोई इविल प्रैक्टिस नहीं कर रहा होगा। अगर कोई इविल प्रैक्टिस कर रहा है तो हम उसमें रिफॉर्म डालने के लिए, हम उसमें रिफॉर्म करने के लिए ज़रूर हस्तक्षेप करेंगे। और इसलिए इंडिया में जो फॉलो किया जाता है वो है पॉजिटिव सेकुलरिज्म। इंडियन सेकुलरिज्म इज अ पॉजिटिव, मतलब वैसे तो ये इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई इविल प्रैक्टिस कर रहा है, कोई कुप्रथा प्रैक्टिस कर रहा है, तो वहाँ पे हस्तक्षेप जरूर करेंगे। ये है पॉजिटिव। लेकिन वेस्ट में जो सेकुलरिज्म अपनाया जाता है वो होता है कंप्लीट डाइवोर्स। कंप्लीट डाइवोर्स, कंप्लीट डाइवोर्स बिटवीन स्टेट एंड चर्च। चर्च कहिए या कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है, उन दोनों में कंप्लीट अलगाव है। मतलब अगर चर्च के मामले में बिल्कुल स्टेट हस्तक्षेप नहीं करेगा और
चर्च जो है स्टेट के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, दोनों अलग अलग कार्य करेंगे। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक, लोकतंत्रात्मक, यानी कि हम अपना गवर्नमेंट खुद चुन सके, तो वो होगा डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट है रिपब्लिक, गणतंत्र, यानी हमारा जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे कि इंडिया के केस में प्रेसिडेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, हमारे गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशनली कौन हेड है? प्रेसिडेंट हेड है। प्राइम मिनिस्टर रियल हेड होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट हेड होते हैं। और क्योंकि हम अपने हेड ऑफ गवर्नमेंट को चुन सकते हैं, इलेक्शन होता है बाकायदा, इनडायरेक्ट होता है लेकिन इलेक्शन होता है, हम चुन सकते हैं, तो इसलिए उसे कहते हैं गणतंत्र। लेकिन अगर आप ब्रिटेन में देखिएगा तो वहाँ के जो हेड है, वहाँ के हेड एक फैमिली से आता है, अभी भी वहाँ पे राजा रानी सब चल रहा है, तो वो गणतंत्र नहीं है। वाइल इंडिया इज अ रिपब्लिक। नेक्स्ट करते हैं जस्टिस, न्याय। न्याय का मतलब होता है अगर हम कोई भी पूर्व धारणा नहीं रखते हैं और सबको समान लेकर चलते हैं तो वो न्याय होता है। जैसे कि एक केस आया था पॉर्ट से पूना हिट एंड रन केस। उसमें एक लड़का था जो काफ़ी उच्च परिवार से बिलोंग करता था और उसने शराब पी के या कोई मतलब हाई स्पीड में गाड़ी चलाता है पॉर्ट से कार से, और उसने हिट एंड रन किया था। 2 या 3 जो लोग थे वो उनका डेथ हो गया था उसमें। लेकिन अगर कोई और होता तो उसके साथ उसे जेल में भेज दिया जाता, उसे जुवेनाइल कोर्ट में उसे ले जाया जाता, उसे सुधार गृह में भेजा जाता। लेकिन ये जो लड़का था ये तो काफ़ी अमीर था, इसे क्या किया गया, इसे बोला गया बस बेटा आप ऐसे लिख दो कि हाँ भाई हम माफ़ी चाहते हैं और हम आपको बेल दे देंगे। तो ये न्याय नहीं है। न्याय तब है जब हम अमीर गरीब जेंडर या जाति वाति ये सारे चीज़ ना देखकर, कोई भी धारणा ना रखकर हम जब न्याय करें तो वो न्याय है। ठीक है। नेक्स्ट है लिबर्टी, स्वतंत्रता, यानी हमें किसी भी कार्य करने की स्वतंत्रता हो, हमें बोलने की स्वतंत्रता हो, वो है स्वतंत्रता। इक्वलिटी, समता, यानी हम सभी बराबर हों और बराबर के स्टेटस में, और साथ ही साथ हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही हो वो भी हमें इक्वल एक्सेस हो। अपॉर्चुनिटी का भी इक्वल एक्सेस हो, उसे कहेंगे इक्वालिटी, इक्वल एक्सेस टू बोथ, स्टेटस का भी एंड अपॉर्चुनिटी का। मूविंग टू द नेक्स्ट, फ्रैटर्निटी, बंधुता। बंधुता यानी भाईचारा। अच्छा, बचपन में हम सब भी ने स्कूल में वो प्लेज लिया होगा, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर। वो क्या था? वो बंधुता भाईचारा को बढ़ाने के लिए बचपन से एक गाइड किया गया हमें। सो दैट्स ऑल। हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं, कैन इट बी अमेंडेड? यस, इट कैन बी अमेंडेड, और ये अमेंडमेंट हुआ है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, मतलब 1975-76 के टाइमलाइन में 42nd अमेंडमेंट लाया गया था। और अभी तक एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, और उस 42nd अमेंडमेंट में ध्यान रखिएगा 3 वर्ड्स जोड़े गए हैं, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ये अमेंडमेंट, ये है एक्ट, ठीक, ऐसे मैं डिनोट करती हूँ। 42nd अमेंडमेंट एक्ट में 3 वर्ड्स जोड़े गए हैं, एक है सोशलिस्ट, सेकुलर, और लास्ट है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ठीक है। इसके बाद आते हैं लैंडमार्क जजमेंट, जो प्रीएम्बल से रिलेटेड है। इसमें 2 लैंडमार्क जजमेंट है, एक है बेरूबारी यूनियन केस, बेरूबारी यूनियन केस, और दूसरा जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इंडियन पॉलिटी की माइलस्टोन है, ये है केशवानंदन भारती केस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केशवानंदन भारती केस। वैसे तो हम लैंडमार्क जजमेंट की एक नई सीरीज लाएंगे, एक अलग से रहेगा, उसमें जितने भी अभी तक के लैंडमार्क जजमेंट पास किए गए हैं उन सब की डिटेल्स में देखेंगे, ताकि उसका काफ़ी उपयोग आता है मेंस राइटिंग में। खैर अभी फ़िलहाल के लिए बेरूबारी यूनियन केस पहले आता है, उसके बाद केशवानंदन भारती केस। इसमें बोला गया कि जो प्रियम्बल है वो पार्ट नहीं है, अब पार्ट नहीं है तो उसे अमेंड भी नहीं किया जा सकता, उसे अमेंड भी नहीं किया जा सकता।
ये बात को पलट देता है केशवानंदन भारती के, बोलता है कि ये पार्ट भी है, प्रेम्बल इज पार्ट एंड ऑल्सो इट कैन बी अमेंडेड, पार्ट भी है और अमेंडमेंट भी किया जा सकता है। सो हमने सारे अपने टॉपिक को कवर कर लिया है। हम अपने सवाल पे आते हैं जो लेक्चर के शुरुआत में था। पहला क्वेश्चन है कि एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया क्या है 26 जनवरी 1950 को। हमें पता है 42nd अमेंडमेंट ही ओनली अमेंडमेंट हुआ है, अमेंडमेंट, और उसमें कौन सा वर्ड लाया गया था, सेकुलर एंड सोशलिस्ट, यानी उसके पहले ये दो वर्ड्स नहीं होंगे। तो देखिए सेकुलर सोशलिस्ट कौन है, सेकुलर यहाँ है तो इसको हटा देंगे, सोशलिस्ट यहाँ है तो यहाँ हटाएंगे, और कहीं है नहीं। इसके पहले सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये था, तो ये बी द राइट आंसर। मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, वो कौन से दो शब्द हैं जो 42nd अमेंडमेंट में ऐड किए गए, इनकॉर्पोरेट किए गए, वो कौन से थे। हमने यहाँ देखा सेकुलर एंड सोशलिस्ट, कहाँ है, सोशलिस्ट एंड सॉवरेन नहीं, सॉवरेन नहीं, सेकुलर एंड सोशलिस्ट, ये है आंसर, डी द राइट आंसर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम अपनी वीडियो को आज यहीं पे अंत करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।